डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और संख्या पद्धति का सेगमेंट चल रहा था, इसका ये लास्ट वीडियो होगा। इससे पहले 11 हो चुके हैं, ये 12 नंबर वीडियो है। अच्छा, इसमें यूपीएसआई 2016-17 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसके कुछ आए हुए जितने पॉसिबल हो पा रहे हैं वो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ इसमें, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो पढ़ा है पीछे और जो ये है उसमें कितनी सिमिलरिटी है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हाँ, इसके बाद हम लोग सिंप्लीफिकेशन शुरू करेंगे, सरलीकरण शुरू करेंगे, और उसके 5 से 6 वीडियो होंगे तो कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन उसमें कराएंगे। सरलीकरण के बाद जो है एलसीएम एचसीएफ, और इसी तरह से फिर आगे बढ़ते रहेंगे। इसमें पहला सवाल है, किसी संख्या के 5/9 भाग के 4/5 भाग को जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 300 शेष बचता है। उस संख्या का 5/6 क्या होगा? तो पहले संख्या पता हो जाती है, तब उसका 5/6 निकाल लेंगे, यानी पहले ये देखना है उसके बाद ये करना है। तो आप नॉर्मली इसे देखिए, कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है। किसी संख्या का 5/9 भाग, राइट, 5/9 भाग के 4/5 भाग, तो इंटू 4/5 ये कट जाएगा। 5/9 का 4/5 कितना होता है, ये काट दीजिए, 4/9 आ गया। अब वह संख्या से घटाया जाता है तो संख्या तो 1 होगी कंप्लीट। जब संख्या से 4/9 घटाएंगे तो फिर से 5/9 बच जाएगा, और जो बचा हुआ है वो कितना है, 300। तो 5/9 की वैल्यू अगर 300 है तो संख्या क्या है, इसे पलट दीजिए, 9/5 है ना। हर का मतलब हमेशा पूरा होता है। 9 टोटल भाग हैं जिसमें से 5 भाग 300 हैं, तो पूरे भाग क्या होंगे? तो जो चाहिए वो हमेशा ऊपर और जो दिया है वो नीचे, यानी 5 भाग दिया है तो नीचे चला जाएगा और ये ऊपर, इसी को कहते हैं पलट देते हैं। तो 5 छक्का 30 और 6 9 54, 540 है वो संख्या। बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी संख्या का 5/9 का 4/5, तो का मतलब गुणा, तो ये 5 5 कट गया, 4/9 बच गया। उस संख्या से घटाया जाता है, संख्या कोई भी 1 होती है, फ्रैक्शन में 1 और परसेंटेज में 100%। तो जब फ्रैक्शन में हो तो 1 से घटाइएगा, जब परसेंटेज में हो तो 100 से घटाइएगा। तो 1 - 4/9, 9 एकम 9, 9 में से 4 गया, 5/9। जो शेष है वो 5/9 है और शेष 300 है। तो 5/9 की वैल्यू 300, यदि संख्या चाहिए तो पलट दीजिए। तो संख्या आ गई 540। अब उस संख्या का 5/6 क्या होगा, तो फिर से 5/6 कर दीजिए। तो 6 9 54 और 9 5 45, 450 इसका आंसर हो जाएगा। ए विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा सा सवाल है, नीचे देखिए। संख्या एक दी हुई है, 1 2 3 2 4 हैज़ 8 4। एक संख्या दी हुई है, 2 2 4 2 6 2 8 डिजिट की है। मैं ये हैश जो आपका कंप्यूटर पे बना रहता है को निम्न में से किससे बदला जाए, मतलब निम्न में से क्या है, ऑप्शन से बदला जाए कि ये 8 का गुणज हो जाए, मतलब मल्टीपल हो जाए, या 8 से पूर्णतया कट जाए। 8 का गुणज का मतलब क्या, 8 का मल्टीपल मैनी टाइम्स, और ये या 8 से कट जाए पूरी तरह से। तो ये कुल मिलाकर कहने का ये है कि इसको हम रिप्लेस किससे कर दें कि 8 से कट जाए। यहाँ लिखते हैं जरा, 1 2 3 2 4 हैज़, और क्या लिखा है, 8 4 ये है। अब इसकी जगह ऑप्शन से क्या ले लें कि प्राप्त वैल्यू 8 से कट जाए या 8 का मल्टीपल हो, ठीक है। तो एक चीज़ आपने पढ़ी है कि कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जब अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं। कोई संख्या 8 से तभी कटेगी जब अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं। तो अंतिम 3 अंक तो ये हुए। अब हैश की जगह अगर हम 8 रख लेते हैं मान लो, तो 8 एकम 8, 8 एकम 8, 4 शेष बच जाएगा। 8 से तो कटेगा नहीं, तो ये हो नहीं सकता। 9 रख लेते हैं उठा के, हैश की जगह 9 रख दिया, अभी क्या हो गया, 984। तो 8 एकम 8, 1 बच गया, 18, 8 दूनी 16, 2 बच गया, 8 त्रिक 24, आंसर मिल गया। हैश को रिप्लेस करना है 9 से।
ठीक है, बाकी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, आपको आंसर मिल गया। ठीक है, तो कोई संख्या 8 से तभी पूरी तरह से विभाजित होगी जब अंतिम 3 अंक 8 से कट जाएं। तो निम्न में से मतलब इसी में से रख के चेक करना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर और 4 नंबर। 100 को 2 भाग ए और बी में विभाजित किया गया है। अगर ए और बी के व्युत्क्रम का योग 1/24 हो तो बड़ी संख्या क्या है। 100 को 2 भागों में बांटा गया है, आपसे बड़ी संख्या पूछ रहे हैं। एक इन्फॉर्मेशन दी है कि जो 2 भाग हैं उनके व्युत्क्रम का योग 1/24 है। व्युत्क्रम यानी इनवर्स। अच्छा, बड़ी संख्या क्या है। 100 को 2 भाग में बांटोगे तो बराबर बराबर क्या होगा, 50-50। बड़ी का मतलब 51 या उससे तो बड़ी ही होगी। तो क्या ये 2 ऑप्शन पॉसिबल हैं। अगर थोड़ी सी भी हम समझदारी रखें तो ऑप्शन कट सकते हैं। ठीक है, यूपीएसआई में माइनस मार्किंग नहीं हो रही है। माइनस मार्किंग नहीं है तो कोई भी क्वेश्चन छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरे के पूरे 160 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, और अगर थोड़ी सी योग्यता हो तो 2 ऑप्शन अगर कट गए तो क्वेश्चन सही होने की संभावना बढ़ जाती है ना। सपोज करिए कि अगर 4 ऑप्शन हैं और हम कोरा तुक्का लगाते हैं बिल्कुल लापरवाही से, अरे ये सही है, अरे वो सही है, या नहीं देखते हैं क्वेश्चन, सीधा ऑबलिंग कर देते हैं या टिक कर देते हैं, तो सही होने की प्रोबेबिलिटी ये है, संभावना 25%। और देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन देखते ही काट दिएगा। आप पूछ रहे हो बड़ी संख्या क्या है, तो 35 और 45 तो हो नहीं सकती है, जो भी होगी 50 तो बराबर है, 51 या उससे बड़ी होगी। तो 2 ऑप्शन अगर काट दिए तो यही संभावना बढ़कर 50% नहीं हो गई। जैसे केवीसी आप देखते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन वाला विकल्प आ जाता है 4 की जगह हेल्पलाइन में। हाँ, तो इस पर थोड़ा सा नज़र रखा करिए। अब हम आपको ये क्वेश्चन बताते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका बताएंगे और भी चीज़ें दिखाएंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़, मान लो एक संख्या x है और एक y है। ठीक है, तो इसके व्युत्क्रम का योग क्या होगा। तो व्युत्क्रम का योग बताने से पहले इसका व्युत्क्रम क्या होता है ये देखो। x का जो व्युत्क्रम होगा वो 1/x होगा और y का 1/y। जब आप इनको योग करेंगे तो नीचे xy आ जाएगा, ऊपर x + y आ जाएगा, ये होता है। अब कभी भी आपसे कोई 2 संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग पूछे तो उन संख्याओं को जोड़ के ऊपर रख देना, गुणा करके नीचे रख देना। और व्युत्क्रम का अंतर पूछे तो घटा के ऊपर रख देना, लेकिन नीचे गुणा करके ही रखोगे। जैसे एक संख्या 5 है, दूसरी 6 है। किसी ने कहा कि इसी में पूछे गए हैं सवाल, आगे देखिएगा आप खुद ही। 5 और 6 के व्युत्क्रमों का योग क्या होगा, जोड़ के ऊपर रख दो, गुणा करके नीचे रख दो, ये है आंसर। 5 और 6 के व्युत्क्रम का योग 11/30 होगा। 5 और 6 के व्युत्क्रम का अंतर क्या होगा, घटाकर ऊपर रख दो, गुणा करके नीचे रख दो, ये व्युत्क्रम का अंतर है। तो कुछ नहीं करना आपको, अगर व्युत्क्रम का अंतर पूछे तो दोनों को घटाकर ऊपर और गुणा करके नीचे, और योग पूछे तो जोड़कर ऊपर और गुणा करके नीचे, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहीं पे एक चीज़ और आपको बता देते हैं। पर्टिकुलर एक नंबर कोई भी, सपोज x है, एक नंबर यानी कोई संख्या और उसके व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है वो सदैव 1 होता है, 1। कोई संख्या एवं उसका व्युत्क्रम का जो गुणनफल होता है वो सदैव 1 होता है। जैसे हमने आपसे कहा कि 60 एवं इसके व्युत्क्रम, 60 एवं इसके व्युत्क्रम का गुणनफल ज्ञात करिए, तो 60 गुणे 1/60, 60 कट जाएगा, क्या आएगा। तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा कि 2 संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कैसे निकालते हो, ऊपर योग नीचे गुणनफल हो गया। अंतर कैसे निकालोगे, ऊपर अंतर नीचे गुणनफल हो गया। पर्टिकुलर एक नंबर का व्युत्क्रम क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब ये सवाल आप देख लीजिए, है ना। ये 100 लिखा हुआ है आपके सामने, ठीक है।
इसको हम गेस करके दो भागों में बांट देते हैं, 60 और 40। ठीक है, समीकरण बना के लगा सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है, जटिल हो जाएगा और जटिलता हमें फ़ायदा नहीं करनी। 100 को दो पार्ट में बांट दिया, 60 और 40, क्योंकि 65 और 35 करेंगे तो दोनों का गुणा होगा तो यूनिट प्लेस पे 5 आ जाएगा और ये 24 है, तो वैसे भी दिख रहा है 6 चौको 24। अब हमने कहा ये संख्या 60 है बड़ी और ये छोटी 40 है, प्रूफ कर लेते हैं क्या सही है। तो आपको कहा ही है कि ए और बी, इसको ए मान लो उसको बी मान लो। ए और बी के व्युत्क्रमों का योग क्या है, तो जोड़ के ऊपर रखो, तो जोड़ के रखोगे तो 100, वो तो दिया ही था, और गुणा करके नीचे रखो 2400, 6 चौको 24, 0 0, 2 0 यहाँ से कट गए, 2 यहाँ, 1/24 आ गया, प्रूफ हो गया ना। तो बड़ी संख्या कौन सी होगी, 60 होगी, ये आपका आंसर हो गया बी। ठीक है, 60 होगा। तो इस तरह से व्युत्क्रमों का योग निकालना सीख लीजिए। अब अगला सवाल देखिए, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 1800 से छोटी हो। तो क्या ये ऑप्शन हो जाएगा, ये तो 1800 ही है ना, बराबर है, और 6 12 18 से विभाजित हो जाए। सबसे बड़ी ऐसी संख्या आपको बतानी है जो 1800 से लेकिन छोटी हो, तो 1800 तो ऑप्शन होगा नहीं, 6 12 18 से विभाजित हो जाए तो ग्रुप ऑफ नंबर हुआ करे तो तुरंत एलसीएम ले लिया करो, 6 12 18। अच्छा एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे एलसीएम लेने का तरीका जो बचपन में हमें सिखाया गया है कि ऐसे करके 2 से काटने वाला, उस पर ना जाया करिए, उस पर बहुत टाइम लगता है ना। बचपन में ऐसे सीखा है कि 2 से काटो फिर ऐसे, 2 से फिर ऐसे, वो बहुत टाइम टेकर होता है, उस तरह से एलसीएम ना निकालिए। जैसे आपको ये एलसीएम निकालना है 6 12 18 का, तो 6 तो 12 और 18 में मौजूद ही है ना। एलसीएम का मतलब होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए गुणनखंडों को पूरी तरह से विभाजित कर दे, रिमाइंडर ना बचे। तो ये जिसको ये विभाजित कर देगा, ये कर देगा, उसको तो ये कर ही देगी। तो 12 18 का जो एलसीएम होगा वही तो पूरे का होगा। इन दोनों में कॉमन 6 है, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, ये पेन घुमाइए, 3 दूनी 6 36 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये एलसीएम 36 आ गया। अब आपसे कह रहे हैं कि 1800 से छोटी हो, तो 1800 तो हो नहीं सकती है। अब 1800 को हम 36 से डिवाइड करते हैं, 36 पंचे 180 होता है ना, पूरी तरह से ये कट गया, 50 आएगा। अब 1800 अलाउ नहीं है तो 36 घटा दो, 1800 से 36 चला जाएगा, कितना बचेगा, 1764। ये आपका आंसर हो गया 1764, क्योंकि 1800 अलाउ नहीं है जबकि वो भी कट रहा है, लेकिन 1800 से छोटी हमें चाहिए तो 1764 इसका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट 4 क्वेश्चन और लिखे हुए हैं जो बिल्कुल देख करके आंसर किए जा सकते हैं, और मैं सब पढ़ा चुका हूँ, ये पीछे वीडियो में हो चुके हैं, आप उसको ध्यान से देखिए। ये पहला 5 नंबर जो क्वेश्चन है, 49 की पावर 61 को 35 से भाग देने पे शेष क्या बचेगा। तो अगर इसे 35 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर क्या बचेगा। हमने आपको ये बताया था कि यदि घात विषम हो तो 1 3 से काम चलाइएगा, और अगर घात सम हो तो 2 4 से काम चलाइएगा। यहाँ पे पावर विषम है, अब चूंकि 49 इससे बड़ा है तो 49 की पावर 1, ये 49 ही हो जाएगा। और जब इसे 35 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ लिख लेता हूँ, 35 से जब डिवाइड आप करोगे तो 1 बार जाएगा और शेष 14 बच जाएगा। ठीक है, अगर ये 35 से छोटा होता, जैसे मान लीजिए ये आपका छोटा होता 15 होता, तो 3 ले लेते, 15 गुणे 15 गुणे 15, यानी विषम पावर है तो 1 3 से काम चलाएंगे, ये पावर नहीं रखेंगे। और अगर सम है तो 2 4 से काम चलाएंगे, तो इसका सही आंसर 14 हो जाएगा। बाकी डिटेल इसका पीछे की वीडियो में दिया हुआ है, वहाँ से चेक करिए। ये यूपीएससी 2017 का चारों क्वेश्चन आए हुए हैं, और इसके पहले वाले भी मिलाइए आप उनको। इसके बाद अगला फिर वैसे ही सवाल आ गया है, इसका मतलब आप इस पर थोड़ी सी नज़र रखिएगा। 3 की पावर 40 डिवाइड बाई 4, रिमाइंडर क्या बचेगा। अभी कैसी पावर है, सम है, तो हमने कहा 2 4 से काम चला लो, हम 2 ले लेते हैं, 3 की पावर 2। अब 3 की पावर 2 का मतलब 9 आ गया, और 9 को 4 से भाग दोगे तो 4 दूनी 8, रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आपका आंसर ये हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर सम पावर हो तो 2 और 4 से काम चलाना है, विषम पावर हो तो 1 3 से चलाना है। फिर आपको जो भी संख्या आएगी स्क्वायर करने पे या क्यूब करने पे या 1 पावर रखने पे या 4 रखने पे, तो उसे डिवाइड करके देखिएगा, वही रिमाइंडर होगा आपका।
अगला सवाल बिल्कुल देखते ही आप टिक कर देंगे। और क्या ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं? तो निश्चित रूप से हाँ आते हैं। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता। हो सकता अंडर प्रेशर या मैथ का भय देख करके हम वो सवाल देखे ही ना हो, बाद में पछताना पड़े कि साहब 2 नंबर से सिलेक्शन रुक गया। और देखिए ये आपके सामने 2.5 नंबर का सवाल लिखा हुआ है ना। निम्न में से कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है? 12 एकन्नम 12, 6 नहीं कटेगी। 12 एकन्नम 12, 4 42 नहीं कटेगी। 12 एकन्नम 12, 7 12 छंग 72, 192। तो सरल या कठिन से कोई मतलब नहीं, हर क्वेश्चन 2.5 नंबर का है। एट ए टाइम सही होता है तो अच्छा है। यानी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन नहीं एग्ज़ाम में देखना है, क्वांटिटी ऑफ क्वेश्चन देखना है। कोई बाद में आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप उस वाले को किए थे कि नहीं, वो वाला जो कठिन था, कोई नहीं पूछेगा ना। ये पूछेगा कि कितने सही हैं। तो इसलिए हमेशा क्वांटिटी आप क्वेश्चन पे नज़र रखिए, सरल और कठिन से हमें मतलब नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? तो 11 से वही संख्या विभाजित होगी, सभी लिख लेते हैं, जिसके सम और विषम स्थानों पर स्थित जो संख्याएं हैं उनका अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो। तो इसका जो सम और विषम स्थान होते हैं तो 1 3 5 ये तो विषम हो गए, और ये 2 नंबर पे है, ये 4 नंबर पे है, ये सम हो गए। तो 6 5 11 और 1 12, ये 12 हो गया, और सम वाले हो गए 4 और 2। सम संख्या नहीं कह रहा हूँ, स्थान कह रहा हूँ। स्थान का मतलब ये पहला स्थान, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। तो नीचे से हम 1 3 5 1 3 5, ये विषम स्थान है। विषम स्थान पर स्थित संख्या 6 5 11 1 12, और सम स्थान 2 और 4, तो ये 6 हो गया। इनका अंतर 6 आ रहा है, ये नहीं विभाजित होगी 11 से। अगली ले लेते हैं 12 654, 12 654 मतलब निम्न में से तो ऑप्शन में से। अब विषम कौन सी है? 1 3 5 है तो पहली ले लेते हैं, तीसरी, और ये वाली लास्ट वाली 5वीं। तो 6 4 10 1 11 हो गया, और सम वाली स्थान वाली 2 5 7 हो गया, इनका अंतर 4 हो गया। तो अंतर 0 या 11 आना चाहिए, तभी 11 से कटेगी। तो ये भी 11 से नहीं कटेगी। इसके बाद हम तीसरी ले लेते हैं, ये 15 426। अभी पहली, तीसरी और ये लास्ट, तो 6 4 10 1 11, और ये 5 और 2 7, इसका भी अंतर 4 है, ये भी सही नहीं है। 14 520 वो ले लेते हैं, 14 520। अब एक ये और ये, तो इसका योग विषम वाला, 1 स्थान 3 स्थान 5 स्थान, तो 5 1 6 0 6, और ये 4 2 6, इनका अंतर 0, यही संख्या 11 से कटेगी, यानी 14 520। तो ध्यान रखिएगा कि सम स्थान 1 3 5 7 इस तरह वाले स्थान संख्या नहीं, सम स्थान पर स्थित विषम स्थान पर स्थित संख्याओं को जोड़ लो और फिर आपस में घटाओ, या तो 11 आए या तो 0 आए। अगर ऐसा होता है तो 11 से कट जाएगी। अब आपको हम इसको चेक कराते हैं, क्या 11 से कटेगी? 14 520। देखिए 11 एकन्नम 11, 3 5, 11 तिहाई 33, 2 2 11 दूनी 22। कट गया कि नहीं कट गया? तो इस तरह से आप इजी वे में, और सारे सवाल आपके पेपर के हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आपके सामने लिखे 9 नंबर, 10 नंबर, 11 और 12। काफ़ी अच्छे से सवाल हैं ये। 9 10 और ये 12, ये दोनों यूपीएसआई के पेपर के हैं, ये मैंने अपने तरफ से लिख दिया है। तो पहला सवाल देख लीजिए, 222 के 3/5 4/9 5/8 क्या होगा? कुछ नहीं, आपको नॉर्मल सा कैलकुलेशन करना है, और का मतलब गुणा का निशान लगा दीजिए, हर से भाग दे दीजिए, अंश में गुणा कर दीजिए। तो 222 है, का मतलब गुणा 3/5, और इंटू 4/9 और इंटू 5/8। ठीक है, ये लिखा हुआ है। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 3 यहाँ आ जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, यानी 1/6। तो 222 का 1/6 हो जाएगा। 6 त्रिक 18 और 6 सत्ते 42, 47 इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी 37, हाँ 37 इसका आंसर हो जाएगा। पहले से ही मैंने टिक कर दिया था 37।
प्रथम 19 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा? तो नेचुरल नंबर है, इसमें इवन और ऑड दोनों जोड़े होते हैं। कभी भी आपसे नेचुरल नंबर का एवरेज पूछे तो एक जोड़ करके आधा कर दीजिए बस। प्रथम 25, प्रथम 30 एक जोड़िए, आधा करिए, या तक की पूछेगा तब भी एक जोड़ करके आधा कर देंगे। तो ये n+1/2 होता है। तो 19 तक की प्राकृत संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा? 20/2 यानी 10 हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल 11 और 12 नंबर। तो 12 तो आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्न में से रूढ़ यानी प्राइम नंबर्स कौन सा है? प्राइम मैंने लिख दिया है, पहले रूढ़ लिखा था उसमें हिंदी वाले वर्जन में, इसीलिए पेपर देते समय आप इंग्लिश और हिंदी वर्जन दोनों देखा करिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हिंदी का वर्ड नहीं समझ में आता है और कभी इंग्लिश का नहीं समझ में आता, तो दोनों को देख के चलें। निम्न में से रूढ़ यानी प्राइम संख्या कौन सी है? अच्छा, हिंदी में अभाज्य, उर्दू में रूढ़ और इंग्लिश में प्राइम कहते हैं। तो 47 है, ये तो सबको मालूम होगा, कोई सवाल नहीं है, और 2.5 नंबर इसके भी हैं। इसीलिए कभी क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन पे ध्यान मत दीजिए, क्वांटिटी आपकी सही होनी चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये 13 से कट रहा है, 17 से कट रहा है, 9 से कट रहा है, ये किसी से नहीं कटेगा, यानी इसके सिर्फ मात्र 2 गुणनखंड हैं। एक ऐसी संख्या जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, अर्थात अपने और एक के सिवा किसी से न विभाजित हो, वो प्राइम नंबर होता है। तो ये हो गया। अच्छा, ये जो 11 नंबर लिखा हुआ है, अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि निम्न में से प्राइम नंबर्स कौन सी है, या अभाज्य संख्या कौन सी है, या रूढ़ संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसको हम आपको तरीका बताते हैं कि कैसे करेंगे इसको। देखिए, सबसे पहली चीज़, निम्न में से कौन सी प्राइम नंबर्स है। आप जैसे 161 को चेक करना है तो एक ऐसी संख्या पता करो जिसका स्क्वायर ये या इससे ज़्यादा हो। एक ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर ये या इससे ज़्यादा हो। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है। ठीक है, 13 का स्क्वायर क्या होगा? 169 होगा, तो इससे ज़्यादा है। अब इससे नहीं चेक करना है हमें, इससे छोटी जितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो इससे छोटी कौन कौन सी अभाज्य हैं? 11, फिर 7, और फिर 5, 3, और ये सबसे छोटी अभाज्य 2 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0 या सम संख्या होनी चाहिए। 3 से इसलिए नहीं कटेगा कि अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। 5 से ये कटेगा नहीं, क्योंकि 0 और 5 होना चाहिए यूनिट प्लेस पे। 7 से कट जाएगा, 7 दूनी 14 और 2 बचा, 7 त्रिक 21। तो ये अभाज्य नहीं है, बल्कि भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, यौगिक संख्या है। अब अगला हम ले लेते हैं 373। तो 373 को लेते हैं, देखते हैं, है ना, इसको हटा देते हैं। एक ऐसी संख्या पता करो जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली ये या इससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो 19 का 361 होता है, 20 का 400 होता है। चलो हम 20 ले लेते हैं। तो ये तो होगा नहीं, ये अभाज्य भी नहीं है। इसके पहले अभाज्य कौन सी थी? 19, 17 और 13, फिर 11, और नीचे लिख देता हूँ 11 के अब आगे 7, 5, 3 और 2। तो 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। 3, 3, 6 और 7, 13, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा है। यूनिट प्लेस पे 0 या 5 होगा तभी 5 से कटेगा, ये भी गलत है। 7 से चेक करते हैं। 7 पचे 35, 2 बच गया, 7 त्रिक 21, रिमाइंडर इससे भी नहीं कटेगा, इससे किसी से नहीं कट रहा है। 11 से चेक करते हैं। 11 3 33 और 4 बच जाएगा, फिर नहीं कटेगा। 13 दूनी 26, 103 है ना, 26 तो 11 बचेगा, 113 जो है 13 से नहीं कटेगा, गलत हो गया। 17 चेक करो। 17 दूनी 34 और यहाँ पे 3 बच जाएगा, 17 से भी नहीं कटेगा। 19 से भी नहीं कट रहा, देखिए 19 इकन्नम 19 हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा 183, और 183 19 के मल्टीपल में नहीं आता है, या तो 171 होगा या 190 होगा। तो ये आपका प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, तो इसका तरीका ये है कि
एक ऐसी संख्या पता करो जिसका स्क्वायर एग्जैक्टली इससे ज़्यादा हो, उससे छोटी जितनी भी वो जो भी स्क्वायर आपने डिसाइड किया है उससे छोटी जितनी अभाज्य हो उनसे काट करके चेक कर लो, और ये बड़ी जल्दी चेक हो जाता है। कुछ थोड़ा सा टेबल याद रखो और कुछ बाकी ये नियम भी हैं, आप उससे भी कर सकते हो। तो इस तरह से आंसर आप दे सकते हो। आपका सही आंसर ये है। आइए अगले पॉइंट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर और ये 14 नंबर, और ये लास्ट इस वीडियो के भी और संख्या पद्धति के भी लास्ट क्वेश्चन है। आपका ये 12वां वीडियो संख्या पद्धति का था। इससे पहले 11 + 1 ये 12 हो चुके, जिसमें हमने काफ़ी कुछ बता दिया है। अच्छा, अगर कुछ भूला बिसरा कहीं रह गया है, छूट गया है, तो इसके बाद सिंप्लीफिकेशन कराएंगे, सरलीकरण। सरलीकरण के बाद संख्या वो LCM SCF कराएंगे, उसके बाद दशमलव भिन्न कराएंगे। यानी जितने छोटे छोटे टॉपिक है जो कैलकुलेशन बेस्ड हैं, तो उनमें बाकी छूटा हुआ कुछ भी होगा तो हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका जो लिखा हुआ है 13 नंबर, ये UPSI का है। मेरे ख्याल से 15 या 16 दिसंबर का पेपर आप चेक करिएगा, और ये मैंने अपने आप से लिख दिया है। तो पहला सवाल आप देखिए, अच्छा क्वेश्चन था। 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग जो भी है 4 क्रमागत विषम संख्याओं के योग से 36 ज़्यादा है। सबसे बड़ी सम संख्या एवं सबसे छोटी विषम संख्या का योग बताना है। यदि सबसे छोटी सम संख्या सबसे छोटी विषम संख्या से 3 ज़्यादा हो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। अब कौन सी क्रमागत सम संख्याएं हैं ये हमें नहीं मालूम, कौन सी क्रमागत विषम संख्या ये भी नहीं। हाँ, इतना पता है कि दोनों के जो योग हैं उनमें 36 का डिफरेंस है, और जो दोनों सबसे छोटी सम और सबसे छोटी विषम में 3 का डिफरेंस है। अब ये संख्याएं जब मालूम होंगी तो इनमें हम जो पूछा गया उसका आंसर, यानी सबसे बड़ी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का योग बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 क्रमागत सम संख्याएं। पहली संख्या हमें नहीं मालूम कौन सी, हम मान लेते हैं कि पहली क्रमागत जो सम संख्या है वो P है। ठीक है, पहली क्रमागत सम संख्या P है, तो अगली कौन सी होगी? जाहिर सी बात है P+2 होगी, क्योंकि उत्तरवर्ती 2 ज़्यादा होती, पूर्ववर्ती 2 कम होती है। तीसरी P+4 होगी। चौथी जो होगी वो P+6 होगी, और जो लास्ट नंबर होगा वो P+8 होगा। तो ये तो इवन हो गए। अब ऑड हम Q मान लेते हैं कि सबसे छोटा Q है, तो अगला Q+2 हो जाएगा, फिर Q+4 हो जाएगा, और फिर Q+6 हो जाएगा। तो ये इवन नंबर हो गए, ये ऑड नंबर। योग कर लेते हैं तो एक इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सब में प्लस का निशान बना देते हैं। आप जोड़ रहे हो ना, योग कर रहे हो, तो चलिए योग कर लो। तो 5P हो जाएगा ना, 5P, और प्लस 2 4 6 6 12 8 20, ये सम संख्या का योग हो गया। और ये 4Q हो जाएगा +12, ये विषम संख्या का योग हो गया। और इन्हीं दोनों का अंतर तो 36 है। ठीक है, इन्हीं दोनों का अंतर क्या है? 36 है। 5 सम संख्याएं क्रमागत और 4 विषम का अंतर 36 है या अधिक है, बात एक ही है। इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसको ब्रैकेट लगा लीजिए। 5P - 4Q, ये हो जाएगा 20 में से 12 चला गया, 8 उधर जाएगा, 28 28 हो जाएगा। 5P - 4Q बराबर 28 हो गया, और वहाँ P - Q की वैल्यू दी है 3। ये सबसे छोटी सम यानी ये, सबसे छोटी विषम यानी ये से 3 अधिक है, तो P - Q बराबर 3। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो इसमें से कोई एक चीज़ बराबर कर लें, चाहे P बराबर कर लें या Q बराबर कर लें। हम P बराबर कर लेते हैं, चलिए, या Q बराबर कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, P बराबर कर लेते हैं। तो 5 से गुणा कर देते हैं। तो ये जब इसको पूरे को 5 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? 5P - 5Q और बराबर 15। तो ये कट जाएगा, इधर Q बराबर 13 आ जाएगा, है ना। Q बराबर 13 आ गया। अब अगर Q बराबर 13 है तो P बराबर क्या हो जाएगा, ये चेक कर लो। ठीक है, Q बराबर 13 है तो P बराबर क्या हो जाएगा? तो P - Q बराबर 3 है। अब यहाँ पे P - 13
बराबर 3 है तो p बराबर क्या होगा 16 हो गया, p बराबर 16। अब आपसे ये कह रहा है ये सम संख्या है और ये क्यों विषम संख्या है, ये विषम निकली ना, क्यों विषम माना था और ये सम निकली। अब क्या पूछ रहा है कि सबसे बड़ी सम संख्या, तो सबसे बड़ी कौन सी, ये तो सबसे छोटी हो गई, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे बड़ी, सबसे बड़ी ये है। तो p की वैल्यू 16 है तो सबसे बड़ी क्या हो जाएगी 16 + 8 बराबर 24 सबसे बड़ी हो गई। और सबसे छोटी तो 13 ही है, विषम, सबसे छोटी विषम पूछ रहा है 13, तो इन दोनों का जो योग होगा वो 37 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे ही लगाइए, ठीक है, बहुत ज़्यादा शार्ट नहीं, और जब आपको मालूम होता तो ये तेज़ी से हो जाता है। मतलब मैं ये सीधा लिखूँगा, ये देखिए ये लिखूँगा, उसको वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। ये आप देखिए जोड़ते चले जाएंगे। तो इसका सही आंसर 37 होगा। एक क्वेश्चन और मैंने नीचे लिख दिया, बहुत ही सिंपल सा है, आप देख करके बता सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखिए क्या होगा, तीन संख्याओं में से पहली संख्या जो भी है दूसरी का 3 गुना है, दूसरी संख्या जो भी है तीसरी का 4 गुना है। यानी पहली संख्या की तुलना दूसरे से की गई है, दूसरी संख्या की तुलना तीसरे से की गई है। क्या तीसरी की तुलना किसी से की गई है? नहीं की गई। क्या तीसरी आपको मालूम है? नहीं मालूम है। चलिए, तीसरी संख्या 1 है, नंबर में लिख लीजिए, एक्स लिखने की जरूरत नहीं है, जहाँ जैसे चले काम वैसे चलाइए। तीसरी संख्या 1 है तो दूसरी संख्या तीसरी संख्या का 4 गुना है। अब इसको हम इस तरह से चाहे लिख दें, थर्ड नंबर है ना, ये सेकंड नंबर और ये फर्स्ट नंबर, ऐसे लिख लो। पहली दूसरी से, दूसरी तीसरी से, तीसरी 1 है। अब दूसरी तीसरी का 4 गुना है तो ये 4 है। पहली दूसरी का 3 गुना है तो 4 3 12। अब आप देखिए, पहली संख्या दूसरी का 3 गुना है, क्या है 3 गुना, 4 3 12, वाकई 3 गुना। दूसरी तीसरी का 4 गुना है, क्या है, हाँ है। अब इनमें क्या रेशियो हो गया, 1 12 है तो दूसरी 4 है, तीसरी 1 है, तीनों का योग 476 है। अच्छा, तो आप बताइए मध्य संख्या क्या है या दूसरी संख्या क्या है। तो तीनों का योग दिया है तो नीचे हमेशा अनुपातिक योग होगा। अनुपातिक योग मतलब इनका 12 4 16 1 17। ठीक है, अगर किसी एक संख्या की वैल्यू दी होती तो उसका अनुपात रखते हैं, अगर संख्या का योग दिया है तो अनुपातिक योग ही हमेशा रखेंगे। अब अगर पहली चाहिए तो यहाँ गुणा 12 कर दो, दूसरी चाहिए तो गुणे 4 कर दो, तीसरी चाहिए तो गुणे 1 कर दो। तो आपको तो दूसरी चाहिए 4, इसको काट दीजिए, 17 दूनी 34, 34 कितना बच जाएगा, आपका बच जाएगा 126 बच जाएगा, 136। तो 17 अच्छे 136 कट गया, 28 आ गया और 28 चौको 112। ये आपका आंसर हो गया, यानी आपका आंसर सही है बी। तो मध्य संख्या ये है, और अगर सबसे बड़ी वाली चाहिए थी तो यहाँ पे 12 रख देते और सबसे छोटी चाहिए थी तो 1 रख देते। तो इस तरह से ईजिली आंसर कर सकते हैं। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि यूपीएसआई के पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए बस अति साधारण क्वेश्चन हैं, कहीं से भी विशिष्टीकरण किसी का नहीं किया गया। बस एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनर जो होते हैं, पेपर सेटर जो हमारे होते हैं, वो किसी गाइड, किसी ट्रिक या किसी किताब से बंधे नहीं होते हैं। वो विषय विशेषज्ञ होते हैं, उन्हें अपने विषय पे कमांड होता है और वो अपने मन से क्वेश्चन बनाते हैं। और किसी के बनाए हुए क्वेश्चन अपने मन से करने के लिए आपका कंसेप्ट बेस क्लियर होना चाहिए, समझ आपकी सही होना चाहिए, दृष्टिकोण सही होना चाहिए, फंडामेंटल सही होना चाहिए, बेसिक चीज़ें, मौलिक चीज़ें सही होनी चाहिए। अगर वो सही हैं, आप पूछो, कोई भी क्वेश्चन पूछो, कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन पता लगा हम ट्रिक के सहारे से पढ़ के गए हैं, बहुत लिमिटेशन करके गए हैं, तो इसीलिए हमें धोखा हो जाता है। और दूसरी चीज़,
40 क्वेश्चनों में से सभी को वॉच करना और अपनी ज़रूरत की चीज़ों को निकालना, क्योंकि 40 में से 40 पॉसिबल नहीं हो पाता, कोई भी नहीं कर सकता है। इसलिए आप उस क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए जो समय बर्बाद कर रहा है। आप सिर्फ कलेक्शन आप ना देखिए कि 40 में हमारा कलेक्शन कितना बढ़ रहा है, क्वालिटी आपसे मतलब नहीं है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो अंक वितरण होता है वो इक्वल होता है। तो इस तरह से ये संख्या पद्धति हम खत्म कर रहे हैं। अब आपको सरलीकरण का पहला पार्ट कराएंगे। तो तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।